दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ। एक्ट है हमारा लेबर लॉ, जिसे हम इंडस्ट्रियल लॉ भी कहते हैं। कोड है हमारा 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। अब से पहले मैं आपकी कंपनी लॉ की ऑल वीडियोस डाल चुका हूं। आप कंपनी लॉ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे मैं आपको करा चुका हूं, आपकी कंप्लीट हो गई है। वहां आपको 12 वीडियो देखने को मिलेंगी। वहीं से आपका 85 टू 95 के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लेबर लॉ को लेकर, ठीक है। श्रमिक विधि, जिसे हम हिंदी में श्रमिक विधि भी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम क्वेश्चन के बेस को देखेंगे, ठीक है। चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए फोर्थ सेमेस्टर के कोई से भी एक्ट के, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। भारत में औद्योगिक विधायन के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। या भारतवर्ष में औद्योगिक विधायन की ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन कीजिए, ठीक है। या तो क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए या औद्योगिक विधायन की ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आंसर में चलने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे श्रमिक विधि के बारे में, ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट उसको देखते हैं, जिससे कि हम हॉलवे में एक श्रमिक विधि को समझ लेंगे। प्राचीन काल में या हमारे देश के आजाद होने से पहले या मध्य काल में होता क्या था? प्राचीन काल या मध्यकाल, पहले इनमें क्या होता था? मजदूरों को खरीदा व बेचा जाता था सबसे पहले। ठीक है, मजदूरों को खरीदते थे, मजदूरों को बेचते थे, ठीक है। मजदूरों की जो स्थिति थी वो जानवरों के समान थी। जिस प्रकार से जानवरों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उस प्रकार से श्रमिकों को खरीदते और बेचते थे। उनके संग यात्राएं करते थे, मारते थे, पीटते थे, ठीक है। नौकर बनाकर रखते थे, दास बनाकर रखते थे। उनके संग शारीरिक शोषण करते थे, मानसिक शोषण करते थे, ठीक है। आर्थिक शोषण तो है ही, क्योंकि जब किसी को दास बना लिया, गुलाम बना लिया, तो उन्हें पैसे देने से तो कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उन लोगों को खाना देते थे, और खाना भी बहुत कम मात्रा में। इतना खाना दिया जाता था कि बस ये मजदूर, गुलाम जो है जीवित रहे। इतनी बुरी दशा थी उस समय की। तो आर्थिक शोषण भी उनका होता था। कोई भी दबंग व्यक्ति या उस समय का राजा या उस समय का जो उनका जो मालिक होता था, वो इनके संग अभेद संबंध भी बनाता था। उनके साथ, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ जो नाबालिग होते थे, कोई रोकथाम नहीं थी, कोई कुछ भी करे, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा शोषण होता था, प्लस इनको मारा भी जाता था। ऐसा कोई दिन जाता होगा जब इन पे कोई अत्याचार या जुल्म नहीं होता हो, इन दासों पे, ठीक है। आगे, इनको बोलने की आजादी नहीं थी, ठीक है। इनका काम था सिर्फ गुलामी करना, काम करना, बोलने की आजादी नहीं थी। अगर किसी कारण से कोई भी मजदूर किसी मालिक से बात करने की कोशिश करता था या मालिक को कोई सुझाव देने की कोशिश करता था, तो मालिक जो है अपना अपमान समझते थे कि भाई यार, ये जो गुलाम है ये हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है,
ये तो हमारा गुलाम है और इसकी हिम्मत देखो, हमसे आके बातें कर रहा है, तो उसे अपमान समझते थे। दूसरा, उनके संग छुआछात करते थे कि भाई ये तो एक गुलाम है, नौकर है, मजदूर है, हम मालिक हैं। उनके संग छुआछात भी करते थे। उनको सुबह सुबह देखना भी पसंद नहीं करते थे। जहां से मजदूर गुजरते थे उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे। जहां से वो पानी पीते थे वहां से पानी पीना ही पसंद नहीं करते थे, या जहां से मालिक लोग पानी पीते थे वहां से मजदूर पानी नहीं पी सकता था। कपड़े लत्ते मालिक से बूझ कर पहने जाते थे। कोई भी व्यक्ति केस नहीं रख सकता था, बाल अपने सर पर नहीं रख सकता था, सब गंजे रहेंगे, यानी कुरूप रूप बनाकर रखते थे उनका। महिलाएं जो है कभी कोई साज श्रृंगार नहीं कर सकती थी, कोई फैशन नहीं दिखा सकती थी, बाल अपने अच्छे से नहीं काट सकती थी, बिल्कुल उन्हें बहुत ही बुरी हालत में रखा जाता था। ठीक है, ये थी उस समय की मजदूरों की हालत। ठीक है, ये तो था मजदूरों के ऊपर अत्याचार, लेकिन मजदूरों की अंतर आत्मा को कैसे त्रास्त किया जाता था उसे देखते हैं। मजदूर हर पल हर दिन मरते थे। किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, माँ बाप यानी, और बेटा बेटी। भाई 4 हैं एक परिवार में, और चारों लोगों को ही 4 व्यक्तियों ने अलग अलग स्थान पर खरीद लिया। अब इनका क्या हो गया, ये अलग हो गए, तो इनकी जो अंतरात्माएं थी वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। आदमी ना चाहते हुए भी मर जाता था, बिल्कुल मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारता था। एक तो अपने परिवार का वियोग उन पे सताया रहता था, माँ बाप से, बहन बेटे से, बेटी से बिछड़ने का वियोग, ऊपर से गरीबी का वियोग, और फिर भी कोई निश्चित नहीं था कौन और कोई व्यक्ति आगे जाके खरीद ले। प्लस इनके संग बहुत ही गलत कृत्य होते थे, जैसा कि मैंने बताया है, शारीरिक मानसिक शोषण इनके बहुत ज्यादा होते थे। इन्हें कभी इज्जत के साथ नहीं देखा जाता था। ठीक है, तीसरा, थोड़ा थोड़ा आगे समय बदला, थोड़ा आगे विकास हुआ, फिर इन मजदूरों के ब्लड को खींचना स्टार्ट कर दिया। मजदूर से काम तो लेते ही लेते थे, साथ में मजदूर का खून, जब वैज्ञानिक स्थिति स्टार्ट हुई, थोड़ा विकास हुआ, और जहां ब्लड की जरूरतें पड़ने लगी तो इन मजदूरों का ब्लड भी लेने लगे। ठीक है, मालिक लोग। तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो दशा थी बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, जानवरों के समान थी। अगर कोई श्रमिक किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है तो वो उसका रहेगा, चाहे उसके संग वो कुछ भी कृत्य करे, शारीरिक मानसिक आर्थिक तो होता ही था, हाँ उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। इन सब से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की। ठीक है, और उसी के आधार पर एक, इन सब से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास करे। उन प्रयासों को हम देखते हैं और हॉल वे में इस क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, संक्षेप में अभी हमने मोटा मोटी आपको समझाया है मजदूरों की क्या स्थिति थी। ठीक है, अगर कोई मजदूर किसी रास्ते से गुजर जाता था, वहां से मालिक लोग नहीं गुजरते थे, अगर गुजरते थे तो उसके पीछे से कोई झाड़ू मार के जाता था या पानी डाल के जाता था, तब उस रास्ते से गुजरते थे लोग। इतनी ज्यादा छुआछात और दयनीय स्थिति मजदूर वर्ग की हुआ करती थी उस समय। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में हुआ क्या कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो हमारे देश का विकास होना लाजमी नहीं है, हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए इनमें सुधार किए गए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। उम्मीद करूंगा ये इन सारी चीजों से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विधायन के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए, या भारतवर्ष में औद्योगिक विधायन की ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन कीजिए। औद्योगिक विधायन का क्रमिक विकास भारत में, जिस प्रकार का वातावरण, व्यवस्था, जागृति, प्रगति, सेवा दशाएं और सामूहिक सौदेबाजी हम आजकल औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं,
ऐसी बातें प्राचीन काल में नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने बताया है, अब हम जिस समय हमारी आंख खुली है, जहां हम हैं, जिस स्थिति में हैं, हम एक राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कितना भी बड़ा कोई मालिक क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी आके अगर हमसे हमारी मर्जी के बिना बोले कि भाई एक दिन के लिए काम पर चल, चाहे हम मजदूर ही क्यों ना सही, वो उसकी पावर नहीं है कि वो हमें लेके चला जाए। इतना स्वतंत्र है आज का मजदूर। कितना भी अमीर हो, कितना भी दबंग व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती काम पर नहीं लेके जा सकता, इतनी स्वतंत्रता है। और पहले क्या था, मजदूर को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, वो तो बिक गया, उसके साथ कुछ भी करो, उससे कुछ भी कार्य कराओ, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। ये हमारे औद्योगिक विकास या कृमिक विकास का परिणाम है। अब देखते हैं, ऐसी बातें प्राचीन काल में नहीं थी। तब क्या था, नियोजक और कर्मकार, नियोजक यानी जो औद्योगिक कंपनी के मालिक होते थे, कर्मकार जो मजदूर होते थे, का संबंध मालिक व दास का था। दूसरा, मालिक मजदूरों का शोषण करते थे। जो मालिक होते थे, जो कंपनी के मालिक होते थे, यानी औद्योगिक मालिक होते थे, या किसी क्षेत्र के जो मालिक होते थे, अगर उनके पास कोई मजदूर कार्य करता है तो उसका शोषण करते थे। शोषण कौन सा करते थे, जैसा मैं बता चुका हूं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ठीक है। उसमें यातनाएं भी आती हैं, शारीरिक शोषण में गलत कृत्य भी आते हैं, मानसिक दबाव आते हैं, आर्थिक, उन्हें पैसे धन कोई दिया ही नहीं जाता, सिर्फ इतना दिया जाता है कि वो जी लें, ठीक है। आगे, बंधुआ मजदूरों को खरीदा वे बेचा करते थे। बंधुआ मजदूर जो होते थे उन्हें खरीदते थे, बेचते थे। काम का समय वे मजदूरी निश्चित न थी। जैसे अब वर्तमान समय है कि या तो आपकी सरकारी जॉब है तो वो 5 घंटे, 5.5 घंटे रहती है, 6 घंटे, 8 घंटे, इस प्रकार की जॉब रहती हैं। और अगर आप बड़ी जॉब करते हो तो 12 घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार की रहती है, टाइम फिक्स रहता है। इस अनुपात में ले सकते हो जो अच्छा रहेगा, 6, 8 और 12 घंटे, इस प्रकार से जॉब होती है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में, मध्य काल में, आजादी से पहले इस प्रकार की कोई समय सीमा नहीं थी। मजदूरों को चाहे आप 24 घंटे लगाओ, चाहे वो बेहोश होकर गिर जाए, चाहे नींद में गिर जाए, उन पे कौड़े बजाए जाते थे, कार्य कराना ही होता था। इस प्रकार की स्थिति थी, ठीक है। और आज क्या है, आपको निश्चित समय दिया जाता है, ठीक है। समय वे काम पर मालिक मनमानी करते थे। 6 है, मालिक द्वारा दी गई मजदूरी जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त नहीं थी। मतलब जो मजदूरी देते थे, आर्थिक धन जो देते थे, वो सिर्फ इतना रहता था कि सिर्फ वो जी पाए और एक जोड़ी कपड़ा अपने तन पर पहन पाए। उससे ज्यादा उनकी लोगों की और कोई ख्वाहिश ही नहीं होती थी, ना ही उनको इतना पैसा मिलता था मजदूरों को। आगे चलते हैं, मालिक दबंग व मजदूर कमजोर होता था। मालिक जब चाहे मजदूर को पीटता था, अपनी दबंगाई से कोई भी गलत कार्य कराता था, और मजदूर वर्ग बेचारा कमजोर होता था और उनकी बातों को मानता था, ठीक है। मजदूरों को मानने का रीजन भी था, अगर उन्हें एक दिन खाना ना मिले, 2 दिन खाना ना मिले तो वो मर जाते। और जो मालिक लोग होते थे उस समय, वो सिर्फ उन्हें डे बाई डे का खाना देते थे, डे टू डे, ठीक है। एक दिन का ही खाना देते थे, जिससे कि उसे लालच बना रहे मजदूर को और वो काम पर रहे, ठीक है। 8 नंबर का पॉइंट है, मजदूरों को किसी भी मामले में बोलने की छूट नहीं थी। चाहे आप उनसे कोई गलत कार्य करा रहे हो या मजदूर पर वो कार्य नहीं हो रहा है, उसके लिए अगर वो मालिक से कहना चाहे कि मालिक साहब, मेरे से इस प्रकार का कार्य नहीं होगा, मेरी शक्ति इस प्रकार की नहीं है, या वो कुछ डिस्कशन करने चला जाए अपने मालिक से, इस प्रकार की छूट नहीं थी। मालिक अपमान समझते थे। नंबर 9, मजदूरों द्वारा सुझाव अपमान माना जाता था। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर किसी भी मालिक को सुझाव नहीं दे सकता था।
नंबर 10, मजदूर पक्ष को जानवर समान माना जाता था। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जानवरों के समान समझते थे। कभी भी मारो, कभी भी बेच दो, कभी भी काम पे लगा दो, कभी भी खाना दो या मत दो, भाई वो तो जानवर के समान समझते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक विकास के इतिहास के साथ निस्सहाय श्रमिक वर्ग की दयनीय दशा में सुधार का प्रश्न भी जुड़ा रहा। सभ्यता के विकास के उदय से सभी क्षेत्रों में नव जागरण तथा श्रमिकों में कुछ चेतना आई, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, औद्योगिक विकास में वृद्धि होने लगी और जो मजदूर वर्ग थे, जो श्रमिक थे, उनकी स्थिति में सुधार आना स्टार्ट हो गया। औद्योगिक विकास जैसे बढ़ा, क्रांति जैसे बढ़ी, क्या क्या सुधार हुए वो देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव, यहां पे प्रथम कर लेना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखो ये सब चीजें चल रही थी प्राचीन काल, मध्यकाल और 1947 से पहले, ये सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हालांकि आजादी 1947 से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, भाई कोई चीजें एक साथ तो चेंज नहीं होती हैं, उसके आसपास, ठीक है, हमारी आजादी के आसपास प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की लहर दौड़ गई, औद्योगिक विकास को ज्यादा मान्यताएं दी गई और क्रांति की लहर दौड़ गई। दूसरी, अधिकतम लाभ के लिए नियोजक तथा उद्योगपति प्रगतिशील हुए। तीसरा, मजदूरों की दशा में सुधार आरंभ हुआ। चौथा, मालिक व मजदूर की दूरी में कमी हुई। भाई जैसे जैसे क्रांति हुई, औद्योगिक विकास बढ़ने लगे, तो जो नियोजक थे, मालिक जो थे, वो उद्योगपति प्रयत्नशील हुए, मतलब उन्होंने भी औद्योगिक विकास करना, औद्योगिक कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मजदूरों की दशा में सुधार आरंभ हुआ। अब जैसे पहले क्या था भाई, दबंगाई चलती थी, जिसका मजदूर है सिर्फ उसी का मजदूर रहेगा, कोई उसे नहीं ले सकता, लेगा तो खरीदेगा। लेकिन सपोज करो औद्योगिक विकास ने कैसे उन्नति करी मजदूर वर्ग में। जैसे एक शहर में 3-4 कंपनियां खुल गई हैं या और भी खुल गई हैं, यहाँ पे ए, बी, सी और डी नाम के मालिक हैं। अब इनको मजदूरों की जरूरत है, सब में होड़ लग गई है आगे बढ़ने की, विकास करने की, पैसा कमाने की। ठीक है, अब इनको मजदूरों की जरूरत है। ए जो है मजदूरों को परेशान करता है, तो ए मजदूर यहां से गए बी के पास या सी के पास या डी के पास, इनके पास ऑप्शन होते थे कि भाई हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर लेंगे, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे, अपना शारीरिक या मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण नहीं सहेंगे। ठीक है, और इनमें भी जो मालिक लोग थे, इनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी कि भाई जिसके पास ज्यादा मजदूर होंगे उसका काम ज्यादा चलेगा, उसका ज्यादा विकास होगा। तो इस वजह से मजदूरों को ये इज्जत देने लगे, मजदूरों का विकास होने लगा। ठीक है, औद्योगिक विकास से अगर मजदूर वर्ग अगर छुट्टी करता है तो कंपनी या औद्योगिक विकास बिल्कुल ठप होने लगते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मालिक व मजदूर की दूरी में कमी हुई। ये अब क्या था, मालिक जो है मजदूरों को इज्जत देने लगे थे। विदेशी सरकारों ने भी इसमें कदम बढ़ाए, जो विदेशी सरकार है उन्होंने भी औद्योगिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। आगे, मजदूरों को भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ व सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई। पहले क्या था, मजदूरों को सिर्फ उतना खाना दिया जाता था जितना वो जी लें, और एक जोड़ी वस्त्र, वो भी फटे पुराने, दे दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, औद्योगिक विकास के आने से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांति हुई औद्योगिक क्षेत्र में, उससे मजदूरों को भिन्न भिन्न प्रकार के लोग लाभ देने लगे, सुविधा व्यवस्था देने लगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने लगा था, लोग विकास को बढ़ाना चाहते थे, सब लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे थे, सब कंपटीशन करने लगे थे, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। लेकिन मजदूरों के बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सब मजदूरों को क्या सुविधाएं देने लगे कि जिससे मजदूर एक फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म या उद्योग में ना जाए। ठीक है,
मजदूरों को निश्चित वेतन व पद लेने के साथ सलाह लेने व देने का मौका दिया गया। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक क्रांति जैसे बढ़ी। पहले क्या था, इनकी कोई निश्चित समय नहीं था कि आपको कितना घंटा काम करना है। अब क्या हो गया, इनको निश्चित समय दिया गया। समय जैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे महिलाओं के लिए इस प्रकार से कार्य दिया गया। ठीक है, कि आप इतने घंटे कार्य करोगे, और इनको निश्चित वेतन भी दिया गया। ठीक है, आपकी मजदूरी जो है निश्चित कर दी गई है। उस समय कितने रुपए मिलते थे, शायद अंदाजे से 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इस प्रकार की मजदूरी हुआ करती थी। ठीक है, इस प्रकार से इनकी कहने का मतलब है, इनको निश्चित मजदूरी जो है कर दी गई कि आपको इतने पैसे मिलेंगे इतने दिन के लिए या इतने महीने के लिए, निश्चित कर दी गई। साथ ही साथ ये जो मजदूर वर्ग था, इनसे मालिक लोग सलाह भी करने लगे। ठीक है भाई, किसी ने क्या कहा है, हमारा जो अनुभव है वो हमें बहुत ज्यादा आगे ले जाता है। भाई, किसी कार्य को कौन करते हैं, किसी कंपनी में मजदूर करते हैं, और कार्य करते करते उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है। तो उसलिए मालिक लोग इनके अनुभव के आधार पर इनसे वार्तालाप करते थे, इनसे सुझाव लेते थे कि आप पूरे दिन इसमें काम करते हो, हम इसमें और क्या नया जोड़ सकते हैं, और क्या नई सुविधाएं ला सकते हैं, और हम कैसे आगे जा सकते हैं इस काम से, आप कुछ सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से मालिक लोग मजदूरों से सुझाव लेने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत इस दशा में सजग यानी संपन्न नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध जब तक हुआ तब तक भारत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इतना संपन्न नहीं था, ना ही जागरूक था। लेकिन औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, इसलिए भारत में आवश्यक सुधारों को लाने के लिए राज्य के प्रयास आवश्यक हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत की स्थिति औद्योगिक विकास की नहीं थी। ठीक है, वो पुराने जमाने के आधार पर ही मजदूरों के साथ कार्य करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में भी औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, भारत ने भी इसमें कदम बढ़ाए, इसमें आगे गए, जिसमें राज्य के प्रयास आवश्यक थे, यानी राज्य सरकार द्वारा भी कार्य किए गए। अब जब इस प्रकार के विकास हो रहे थे तो देश हमारा कैसे पीछे रह जाता। देश ने भी सोचा कि हमें भी विकास करना चाहिए, सभी कंट्री आगे निकल रही हैं, सभी जगह विकास हो रहे हैं, हमें भी इसमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश ने भी प्रयास किए। सर्वप्रथम वाशिंगटन में 1919 ईस्वी में भारत औद्योगिक सम्मेलन में शामिल हुआ, यानी 1919 में, जिसमें निम्नलिखित बातों का वचनबद्ध हुआ। पहली बार वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था औद्योगिक विकास से संबंधित, मजदूरों की दशाओं के ऊपर, मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर सम्मेलन हुआ। वहां पर भारत भी शामिल हुआ, सबसे प्रथम बार, पहली बार भारत वहां पे शामिल हुआ 1919 में। और भारत ने वहां पे कुछ वचन दिए, यानी कस्में खाई कि मैं इस प्रकार के कार्य करूंगा। उन वचनों को हम देखते हैं। नंबर 1, मजदूरों के साथ दास जैसा बर्ताव नहीं होगा। एक तो भारत ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं, मैं इस प्रकार के कार्य नहीं करूंगा, प्लस औद्योगिक सम्मेलन में इस प्रकार के वचन लिए गए कि आप इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। मजदूरों के साथ दास जैसा बर्ताव नहीं होगा। दूसरा, मजदूरों की मजदूरी बे समय निश्चित होगी। आप निश्चित समय मजदूरों को दोगे कि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करना है, और उसी के हिसाब से आप उनकी मजदूरी तय करोगे। निश्चित, ये नहीं है कि आपके मन में कम आया तो आपने कम दे दिया, नहीं, निश्चित मजदूरी दोगे। तीसरा, मजदूरों की व्यवस्था हेतु कमेटी व संगठन होंगे, मतलब मजदूरों की देखभाल करने के लिए, मजदूरों को नई नई व्यवस्थाएं देने के लिए कमेटी बनाओगे और संगठन बनाओगे। ठीक है, आगे,
फोर्थ, मजदूरों से मारपीट व शारीरिक शोषण नहीं होगा। ये कहां पे हुआ? औद्योगिक विकास सम्मेलन में, ठीक है। इस प्रकार की जो वाशिंगटन में सभा हुई थी 1919 में, और भारत से वचन दिलवाए थे, कस्में खिलवाई थी कि आप मजदूरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे, उनका शारीरिक शोषण नहीं करोगे, ना उनके साथ मारपीट करोगे, ठीक है। आगे, मजदूरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 6, मजदूर पक्ष को सेवा व सुविधाएं दी जाएंगी। जिस प्रकार से मालिक उनसे कार्य करा रहे हैं मालिक लोग, उनको उसी के आधार पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाएंगी मजदूरों को, ठीक है। आगे चलते हैं, और वहां पे क्या कहा गया? औद्योगिक विकास सम्मेलन में, यदि मजदूर वर्ग संतुष्ट ना होगा और उसे परेशान किया जाएगा तो देश का औद्योगिक विकास कभी भी संपन्न नहीं होगा। वहां पे बोला, अगर आप जिस व्यक्ति से कार्य करा रहे हो, अगर वही खुश नहीं है, वो उसका ही विकास नहीं हो रहा है, मतलब उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो आपकी कंपनी में क्या करेगा? भाई आप सपोज करो आप बीमार हो या मैं बीमार हूं, तो मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसी प्रकार से अगर कोई मजदूर 20 घंटे काम करता है, 4 घंटे सिर्फ सोता है, और फिर दूसरे दिन 20 घंटे के लिए, क्या वो तैयार हो पाएगा? नहीं। कार्य तो करेगा पिटने के डर से बेचारा, शारीरिक शोषण के डर से, मार के डर से, ठीक है, लेकिन उस पे उतना कार्य नहीं होगा। वो क्या है? परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। सही है। अगर उसी व्यक्ति को 8, 10 या 12 घंटे कार्य कराकर उसे प्रॉपर 12 घंटे का रेस्ट दिया जाए, या फैमिली से मिलने का मौका दिया जाए, या उसे पूरी आजादी दे दी जाए 12 घंटे की, भाई आप इंजॉय करो, आप 8, 10 या 12 घंटे कार्य करोगे, तो क्या वो व्यक्ति ज्यादा कार्य नहीं करेगा? भाई वो एकदम थका हुआ जो व्यक्ति था, एकदम रिलैक्स होके आएगा, बॉडी सही रहेगी उसकी, और अच्छे मन से कार्य करेगा। अगर हम किसी व्यक्ति से गलत व्यवहार करके कार्य कराएंगे तो वो गुस्से में कार्य करेगा और गलत कार्य करेगा। और वहीं पर उसी मजदूर पक्ष से हम प्यार से बोलें तो वो व्यक्ति खुशी खुशी से ज्यादा कार्य करेगा और कार्य में मन लगाएगा अपना, जिससे विकास आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर बोला था, यदि मजदूर वर्ग संतुष्ट ना होगा और उसे परेशान किया जाएगा तो देश का औद्योगिक विकास कभी भी संपन्न नहीं होगा, ठीक है। आगे है, इसमें एक केस है, SN राय बनाम अश्वनाथ लाल। इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश डाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मकार व नियोजकों के संबंधों में तालमेल स्थापित करना है। कर्मकार का मतलब होता है श्रमिक मजदूर, और नियोजकों का मतलब होता है मालिक, के संबंधों में तालमेल स्थापित करना है, सद्भाव पैदा करना है, अवैध हड़ताल व तालाबंदी पर रोक लगाना है, ठीक है। भाई न्यायालय कोर्ट क्या कह रहा है? जो मजदूर और कर्मकार हैं, मजदूर कर्मकार, नियोजक मालिक, यानी मालिक और मजदूर के जो संबंध हैं उनमें तालमेल बैठाओ, सद्भाव पैदा करो, अवैध हड़तालों को रोको। भाई अब क्या होगा? जब मालिक मजदूरों को परेशान करेंगे तो हड़तालें होने लगेंगी, तालाबंदी होने लगेंगी, काम पर नहीं आएंगे, कहीं और दूसरी फैक्ट्री को ज्वाइन करेंगे, तो इससे किसी का, कंपनी का औद्योगिक विकास जो है रुक जाएगा। तो न्यायालय क्या कहता है? इनको बनाकर रखो, मजदूरों से बनाकर रखो, तालमेल बैठा के रखो, और सामूहिक सौदेबाजी को स्थान देना, पंजीकृत यूनियन या कर्मकार समूह द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवादों का निपटारा करना, छटनी काम से लौटाए जाने की दशा में रिलीफ देना है, ठीक है। एक तो इन्होंने क्या बोला न्यायालय ने? सद्भाव पैदा करना है, अवैध हड़ताल व तालाबंदी पर रोक, ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी को स्थान देना, यूनियन या कर्मकार समूह द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवादों का निपटारा करना। जिस प्रकार से कोई, अब तो कंपनियों में यूनियन बन गई हैं, अगर कोई हड़ताल करता है तो उसका एक यूनियन अधिकारी होता है, तो उससे बात की जाए कि आप किस बात के ऊपर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, ठीक है।
काम से लौटाए जाने की दशा में अगर किसी व्यक्ति को छटनी, यानी जैसे हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था छटनी, और कराऊंगा आगे, छटनी कराया नहीं है अभी, कराऊंगा छटनी वाला। अगर किसी उद्योग में श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो गई है, वो कैसे, अभी समझाता हूं। किसी उद्योग में, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में, या उद्योग कह लो, मजदूरों की संख्या ज्यादा हो गई है। भाई सपोज करो वहां पे 100 मजदूरों की जरूरत थी, ठीक है, वहां पे हो गए 120, तो ये जो 20 मजदूर हैं ये क्या है, ज्यादा हो गए हैं। अब ये ज्यादा कैसे हुए हैं, देखो, कंपनी जिस सामान का निर्माण कर रही है, अगर उस सामान की मांग कम हो जाए, ठीक है, या उस सामान का, जिस सामान को बना रही है कंपनी, उसका कच्चा माल मिलना बंद हो जाए, तो भाई सामान भी बनना बंद हो जाएगा। या जिस सामान को बना रहे हैं उसको बनाने के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल करती है कंपनी या प्रयोग, ठीक है, तो उस दशा में मजदूरों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा। भाई कोई कंपनी है, सामान बना रही है, लेकिन सामान की जो मांग है वो कम हो गई है, कोई उसके सामान को नहीं खरीद रहा है, तो भाई अब मालिक क्या सोचेगा, भाई सामान का क्या हो गया है, स्टॉक हो गया है, अब मजदूर जो है ज्यादा हो रहे हैं, काम चल नहीं रहा है, तो मजदूरों को थोड़ा कम कर दिया जाए, तब छटनी की जाएगी। या कच्चा माल आना ही बंद हो गया, जिस माल, या माल की ज्यादा मांग हो जाए, ठीक है, माल की बहुत ज्यादा मांग हो जाए, लेकिन जो कच्चा माल है जिससे सामान बनता है वो आना बंद हो जाए, और श्रमिक जो है खाली बैठे रहें, उस स्थिति में भी छटनी की जाती है। तीसरा, नई मशीनों का आ जाना, भाई सामान को बनाने के लिए जहां पर 10 मजदूर लगते थे, एक मशीन को खरीद लाए, वहां से एक मशीन कार्य कर रही है 10 मजदूरों के बराबर, तो 10 मजदूरों को निकाला जाए, तो उसे छटनी बोलेंगे। या किसी मजदूर की अपेक्षा कोई नया मजदूर आ जाए, उससे ज्यादा ज्ञानवान, मेहनती, या उससे ज्यादा नॉलेज रखने वाला, तो उसको, पहले वाले को निकाला जाएगा, उसे बोलते हैं छटनी। जब इस प्रकार की छटनी होती है तो न्यायालय कहता है, हमारा औद्योगिक नियम कहता है कि जब हम उसकी छटनी करें तो उसे कुछ ना कुछ अनुतोष दें, यानी उसे पैसे दें या फंड दें, जैसे बोलते हैं ना फंड, बोनस, उस प्रकार से उसे कुछ ना कुछ दें। छटनी काम से लौट आए जाने की दशा में रिलीफ यानी अनुतोष देना है, ठीक है, जिससे मजदूर पक्ष को शांत रखा जा सके। अगर इस प्रकार से एक तो छटनी कर दी, अगर 20 मजदूरों को हम अलग निकाल रहे हैं और उन्हें कोई अनुतोष नहीं दे रहे हैं, तो जो हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने वालों का एक मुखिया होता है, उस मुखिया के पास जाएंगे, यानी श्रमिक वर्ग के पास जाएंगे, और श्रमिक वर्ग सबरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ क्या करेगा, हड़ताल, और इन 20 लोगों का ये अन्य 100 लोग भी साथ देंगे कि भाई आप 20 लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, या तो इन्हें उचित अनुतोष दो, ठीक है, तो छटनी करने से पहले उन्हें अनुतोष दिया जाएगा। सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विकास के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, प्रारंभिक काल 1850 से 1918 तक। दूसरा है प्रगति काल 1918 से 1945 तक। तृतीय है पूर्ण प्रौढ़ता काल एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक। देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, अगर आपका यह क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो आने वाले भी सही समझ में आएंगे, ठीक है, तो इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा बल दिया जा रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले है प्रारंभिक काल 1850 से 1918। इसमें मजदूरों की दशा पर ध्यान दिया जाने लगा था। प्रारंभिक काल में 1850 के बाद मजदूरों की दशा पर ध्यान दिया जाने लगा था।
जिसके तहत कुछ एक्ट पारित हुए, वो देखते हैं। इंडिया फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1850, इसमें मजदूरों को दुर्घटना पर सहायता देना आदि। मतलब इसमें अगर किसी मजदूर की औद्योगिक क्षेत्र में या कंपनी का कार्य करते हुए, कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कंपनी का कार्य करते हुए कोई क्षति होती है तो उसे दुर्घटना सहायता दी जाती थी। दूसरा है वर्क मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1816, इसमें मजदूरों को लाभ कम हानि ज्यादा होने लगी। इसमें मजदूरों को दंडित किया जाने लगा, क्यों, आइए देखते हैं। कोई कंपनी है, ए कंपनी ने किसी बी कंपनी से या बी देश से, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये कोई देश है या कोई वस्तु लेने वाला व्यक्ति है, ठीक है, राज्य हो व्यक्ति हो, व्यक्ति में सभी आ जाते हैं, ठीक है। जिस वस्तु का कंपनी क्या कर रही है, निर्माण, ठीक है, उसने इस व्यक्ति से, व्यक्ति में देश, राज्य, संस्था सब आ जाते हैं, इनसे क्या की है संविदा कि मैं आपको इतना सामान इतने समय में लाके दे दूंगा, ठीक है। इस कंपनी ने अपने यहां पे मजदूरों को काम पर लगा रखा है, ठीक है, और संविदा कर रखी है इस वाले व्यक्ति से। अगर मजदूर हड़ताल करते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, मनचाही छुट्टी करते हैं, तो उस समय कंपनी का जो मालिक था, कंपनी जो एक्ट था, वर्क मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई मजदूर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाता है कि भाई अगर ये काम पे नहीं आते हैं तो मजदूरों को क्या होगा, दंड दिया जाएगा, ठीक है, मजदूर को दंड दिया जाएगा। भाई आप काम पर नहीं आ रहे हो, आप मनचाही छुट्टी कर रहे हो, इनको दंड दिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट के तौर पर इनकी तनख्वाह काटी जाए, इनको सजा दी जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, गलत हुआ। इससे मजदूरों में एक आक्रोश पैदा हो गया, और ज्यादा गुस्सा हो गया, आने लगा, गुस्सा होने लगा मजदूर पक्ष, और ज्यादा हड़तालें होने लगी मजदूर पक्ष के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें मजदूरों को लाभ नहीं हानि हुई, ठीक है। लगाया कैसे था, मजदूरों की व्यवस्था के लिए, कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, सब उल्टा हो गया। आगे देखते हैं। तीसरा है एम्प्लॉइज एक्ट वर्कमेंस एवं फैक्ट्रीज एक्ट 1887, फैक्ट्री अधिनियम लंकाशायर के मिल मालिकों के विरोध तथा सन 1875 में गठित फैक्ट्री कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप सामने आया, क्योंकि रुई उद्योग के भारत में पनपने से वहां के उद्योगपति प्रभावित होने लगे थे। प्रभावित का मतलब है यहाँ पे एक एम्प्लॉइज एक्ट वर्कमेंस एवं फैक्ट्री एक्ट आया था। उसमें क्या था, जो कपास का जो कार्य था, कपास का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, कपास का जो औद्योगिक विकास था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसको देखते हुए सब जो मालिक थे वो प्रभावित हुए, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक नया एक्ट बनाया मजदूरों को अपने बस में करने के लिए और मजदूरों को थोड़ा लाभ देने के लिए। कैसे, एक तो एम्प्लॉइज एक्ट बनाया कि मजदूर जो है हमारे नियमों के अनुसार चलेंगे और ये बीच बीच में काम छोड़कर नहीं भागेंगे, ठीक है। तीसरा इसमें क्या फायदा था, दूसरा, पहला क्या था, मजदूर काम को छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है, यहां पे लिखो काम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा इसमें क्या था, मालिकों को यह था कि भाई हमारा जो काम है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, विकास, कपास का काम बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, तो हमें मजदूरों को निश्चित करके रखना है, रोक के रखना है। दूसरा, जब मजदूर कपास का कार्य करते थे उन्हें सांस की बीमारी होती थी, फेफड़ों में वो कपास का जो धुआं है, जो गंध है वो फेफड़ों में जाती थी, जिससे सांस की बीमारी मजदूरों में हो जाती थी। उसके रिलीफ के लिए उनको अर्थ सहायता दिया जाता था।
इसके लिए भी एम्प्लॉयज एक्ट वाला वर्कमेंस एंड फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया था। भाई उसमें दो लाभ थे, एक तो मजदूर जो निश्चित कार्य करेंगे, बार बार छोड़कर नहीं भागेंगे। तीसरा, इनको जो बीमारियां होती थी सांस से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड, उसके लिए इनको अनुतोष यानी कुछ पैसा दिया जाता था। तीसरा इसमें क्या था, जो कपास के मजदूर थे, जो कपास कंपनी में जो कार्य करते थे, इनका समय निश्चित था। हम किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो वहां पे 8, 10 और 12 घंटे निश्चित होते हैं, ठीक है। और ये आप जब तक चाहो प्राइवेट कंपनी में, आपकी जब तक क्षमता है तब तक, या एक उम्र के अनुसार वहां पर निश्चित होती है। लेकिन इन कंपनियों में क्या था, कोई भी व्यक्ति 4, 6, 8 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता था, ठीक है। इन पर मजदूरों को चेंज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे फेफड़े जैसी बीमारी होना, सांस की बीमारी होना, गुर्दे की बीमारी होना, आंख की बीमारी होना, ये लाजमी था। तो इसलिए इन लोगों को 4, 6, 8 वर्ष तक और कम समय, 8 घंटे की जगह इनसे 4 घंटे, 5 घंटे काम लिया जाता था, इन्हें छुट्टी देते थे। इसके आधार पर अब इन्होंने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है हमारे उद्योग में काम करते समय, तो उसको कुछ अनुतोष दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक्ट भी लाया गया। तो 3 फायदा होते थे, मजदूर काम नहीं छोड़ेंगे, सांस अगर की कोई बीमारी होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए अर्थदंड दिया जाएगा, और एक निश्चित समय था, उस निश्चित समय से ज्यादा कार्य नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे 4, 6, 8 वर्ष, इससे ज्यादा कार्य कोई नहीं कर सकता था। आगे समझते हैं। हमने जो आपका कराया है प्रारंभिक काल, ये मैंने आपको समझाने के लिए बहुत एक्सप्लेन में किया है, लेकिन आपको क्या करना है पेपर में, प्रारंभिक काल आप यहां से सन डालोगे यहां पे बीच में, ठीक है, बिटवीन, इसको लिख के यहां तक आप इन तीनों एक्टों के नाम लिखोगे, सिर्फ 1, 2, 3, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। 1, 2, 3, इनको सिर्फ एक्टों के नाम लिखने हैं। दूसरी बात, अगर आपको तीनों एक्टों के नाम याद नहीं होते हैं तो आप 1 या 2 लिख के आ जाना, ठीक है। तीनों लिख के आते हो तो बहुत ज्यादा सफिशियंट है, नहीं तो इनमें से आप 1 या 2 लिख के आ सकते हो, ठीक है। इनको लिखने का सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना था कि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं और आप अच्छे से समझ सको। आगे देखते हैं। दूसरा है प्रगति काल, 1918 से 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक नई चेतना जागृत हुई, औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, कारखानों का व्यापक पैमाने पर निर्माण व विस्तार हुआ। प्रत्येक देश और उद्योगपतियों में या उद्योग या पतियों में दूसरे देश तथा उद्योगपतियों से आगे बढ़ जाने की प्रतिस्पर्धा दिखाई दी। जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था, कपास के कार्य में सब लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे थे, कंपटीशन करने लगे थे, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। औद्योगिक विकास में 1918 से 1945 के बीच में सभी लोगों में एक बहस सी छिड़ गई कि मैं अपनी कंपनी को आगे लेके जाऊंगा, मैं अपने कार्य को आगे लेके जाऊंगा, और प्रतिस्पर्धा दिखाई दी। मजदूरों की तरफ से अधिकतम सुविधा और अपनी दशा में समुचित सुधार हेतु मांगों को लेकर हड़तालें हुई। भाई उस समय मजदूरों ने भी लाभ उठाया कि जिस प्रकार कार्य की मांग ज्यादा बढ़ी, कंपनियों में मजदूरों की मांग ज्यादा बढ़ी, और सभी कंपनी मालिक क्या चाहते थे, आगे बढ़ना, इस प्रकार से कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, ठीक है, सभी आगे बढ़ना चाहते थे। मजदूरों ने इसका फायदा उठाते हुए, फायदा भी नहीं, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए हड़तालें की और उनसे कहा कि हमारी मांगें पूरी करो, जो हमारे संग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो शोषण होता है उसमें सुधार करो, हमारी समय सीमा निश्चित करो कार्य की, हमारी मजदूरी निश्चित करो, और हमें कुछ बोनस, फंड, अनुतोष भी दो, ठीक है, और हमारे से कोई अभद्रता वाला व्यवहार नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने एक मांग और करी, हमें निश्चित पद दो। निश्चित पद का मतलब है हमें किसी भी पद पर निश्चित कर दो और हमारे स्थान पर फिर वहां पे कोई व्यक्ति और नहीं आएगा, ठीक है।
अब ये नहीं है कि आज अब आपने हमें किसी और पद पे नियुक्त कर दिया, आज हमसे कोई और कार्य करा लिया, आज हमसे और कार्य करा लिया, नहीं। हमें एक निश्चित पद दो और निश्चित समय के लिए दो कि आपको ये पद दिया जा रहा है, आप 10 साल इस पे काम करोगे, 20 साल काम करोगे। हाँ, अगर इस पद पर नियुक्त करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसको हटाया जा सकता है। इस प्रकार की मांगे और प्रस्ताव इन्होंने रखने स्टार्ट कर दिए। परिणाम यह हुआ कि उनकी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए उनके अभावों एवं दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए। भाई, इस प्रकार की मांगे होने लगी। कंपनी तो सरकारी भी थी, प्राइवेट भी थी, सब प्रकार की थी औद्योगिक कंपनियां। इनकी मांगों को देखते हुए, औद्योगिक विकास के बढ़ते हुए समय को देखते हुए, बदलते हुए समय को देखते हुए इनकी बातों को मान्यता दी गई, इनकी बातों को माना जाने लगा और सरकार ने इन मांगों के आधार पर कुछ नए एक्ट लागू किए, यानी कुछ नए नियम निकाले। इस काल में पारित होने वाले अधिनियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम, यानी श्रमिक प्रीतिकर, श्रमिकों को प्रीतिकर दिया जाएगा, उसके आधार पर एक एक्ट बना, कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम 1923। इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923। तीसरा है फैक्ट्री एक्ट में संशोधन। फोर्थ है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। फिफ्थ है भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 और 1930 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, 1819 में इस एक्ट का निर्माण हुआ था, बना था, और 1930 में इसका संशोधन हुआ था इसी एक्ट का। आगे अब आपको समझा देता हूं। आप प्रगति काल ये सब लिख के एक्सप्लेन करने के बाद आपको सिर्फ इसमें से एक या दो एक्ट ही वहां पर लिखने हैं। 5 एक्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं, अधिनियम इसलिए लिखे हैं, आपको इन 5 में से जो भी आपको सरल लगे, आसान लगे, इसमें से कोई 2 चूज कर लेना, पसंद कर लेना और आप लिख आना। ठीक है, इसमें से आपको मेरी तरफ से भारतीय रेलवे अधिनियम ये वाला कर दोगे क्योंकि एक सबसे आसान है, दूसरा कर्मकार प्रीतिकर अधिनियम क्योंकि हम श्रमिकों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहने वाला है जल्दी। श्रमिकों को प्रीतिकर यानी कुछ धन दिया जाना। आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा प्रौढ़ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1946 से अब तक, यानी 1946 से और अब तक जो काल चल रहा है, सन 1926 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले इस काल में औद्योगिक क्षेत्रों में महान क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 1926 के प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में और ज्यादा क्रांतिकारी हुई। ठीक है, संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता प्राप्ति का नारा उठा। राजनीतिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता देने व दिलाने का प्रश्न उठाया गया। भाई, हम सब क्या थे? गुलाम थे। किनके? विदेशियों के, कंपनियों के। ठीक है, तो यहाँ पर 1926 में एक आवाज उठाई गई श्रमिकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा कि हमें आजाद करो और हमारी स्थिति को सुधारो। ठीक है, और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। आगे चलते हैं, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की इसके लिए महान देन है, जिसने समस्त मानव प्राणी को मूलभूत अधिकारों को उपलब्ध कराने का अपूर्व शंखनाद किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चार्टर पारित किया जिसके आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति, श्रमिकों के सुधार को, औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए नियम लागू करे, जिसने समस्त मानव प्राणी को मूलभूत अधिकारों को, मानव प्राणी के मूलभूत अधिकार जो थे उपलब्ध कराने का अपूर्व शंखनाद किया। सन 1947 ईस्वी में भारत के लिए महान संघर्ष तथा विजय का वर्ष रहा। जो मजदूर पक्ष थे वो सब क्या थे? विदेशियों के गुलाम थे। विदेशी कंपनियां भारत में थी, उन सब के गुलाम थे। भारत कोई स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ पर आवाज उठाई गई 1926 से लेकर
1946 और 1947 तक, जिसमें मजदूरों को स्वतंत्र किया जाए, देश को स्वतंत्र किया जाए, देश को औद्योगिक विकास में अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार ये सब संपन्न हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता पाने तथा दासता के दुस्सह बोझ से मुक्त होने में चीर अभिलाषित सफलता हाथ लगी। भाई मजदूर पक्ष ने क्रांतिकारी की, भारत के सभी लोगों ने क्रांति की कि हमें एक तो आजाद करो, अब तक हम आपके गुलाम थे, आपके अनुसार कार्य कर रहे थे, कोई नहीं, लेकिन अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम अपने अनुसार व्यापार करेंगे, अपने अनुसार कार्य करेंगे, अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे, हमें आजादी चाहिए। और हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत ने भी अपना एक संविधान बनाया। इसके समान कार्य व समान वेतन के प्रावधान से औद्योगिक क्षेत्र के भेदभाव और अत्याचार से त्रस्त श्रमिक वर्ग ने संतोष की सांस ली। जब हमें आजादी प्राप्त हो गई, उसके बाद भारत ने एक नया संविधान बनाया और उसमें श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए और श्रमिक वर्ग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नियम बनाए, जिससे श्रमिक वर्ग ने सांस ली और इन श्रमिकों को कुछ अधिकार दिए गए। भारत की जनता को कुछ अधिकार दिए गए। वो अधिकार कौन से हैं उन्हें देखते हैं। भाषण करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कंपनी में भाषण कर सकता था, अपने विचार व्यक्त कर सकता था, ठीक है, विचार व्यक्त का अधिकार। पहले क्या था, मजदूर पक्ष को, या हम विदेशों के गुलाम थे, हमारा जो देश था, हम जो है खुल के बोल नहीं सकते थे, हमें खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। हमारा देश जब आजाद हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में भाषण करने का अधिकार मिला, विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला। तीसरा, सभा व संघ का निर्माण करने का अधिकार मिला। हम अपने देश के नियमों के अनुसार सभा कर सकते थे, संघ का निर्माण कर सकते थे, ठीक है। चौथा, नीति निर्देशक तत्व श्रमिकों को अमर देन है। साथ ही नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में लागू हुए जब हमारा देश आजाद हो गया तो, और जो नीति निर्देशक तत्व थे उन्होंने श्रमिकों को एक नया जीवन दिया, नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक रास्ता दिया, ठीक है। फिफ्थ, भेदभाव, गरीबी, आर्थिक विषमता दूर करने तथा श्रमिकों के हित संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। इसमें एक केस है डीमाकुची टी स्ट्रेट बनाम डीमाकुची टी स्ट्रेट का प्रबंधन, AIR 1953 का ये केस था, ठीक है भाई। यहां तक क्या था, हमारा संविधान बना और इस प्रकार के हमें व्यवस्थाएं देखने को मिली और हमारे देश में नए नए विकास हुए। अब आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण व लाभ के लिए निम्नलिखित अधिनियम है। भाई हमने, हमारे मजदूर पक्ष ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने बहुत बलिदान दिए देश को आजाद कराने में, औद्योगिक विकास को बढ़ाने में, ठीक है, हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत में भारतीय सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, मजदूरों को नई दशा में ले जाने के लिए, मजदूरों के विकास के लिए कुछ नियम और पारित किए हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, मतलब इसमें क्या था, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में कोई भी बालक जो है कार्य नहीं करेगा, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक कार्य नहीं करेगा। किशोर, कोई भी महिला जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती है और लड़का 16 वर्ष का नहीं हो जाता है, वो कहीं पे भी कार्य नहीं करेगा। दूसरा, जो महिलाएं होती हैं वो शाम को 5:30 बजे के बाद कार्य नहीं करेंगी। इस प्रकार के इसमें नियम लागू किए गए थे। ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य नहीं करेगा। कोई भी लड़की 18 वर्ष की है, कार्य कर रही है, तो शाम को 5:30 बजे के बाद वो कार्य नहीं करेगी। अगर वो किसी कारण से लेट हो जाती है कार्य करने के लिए, या उसे असुविधा है जहां पर वो कार्य कर रही है अपने घर में जाने के लिए शाम के समय, तो जहां पर वो कार्य करती है तो कानून कहता है उस मालिक के द्वारा उनको घर पर छोड़ने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिस प्रकार से उचित हो। उस लड़की श्रमिक को उसके घर पर छोड़ने की व्यवस्था करेगा कंपनी मालिक, ठीक है। और शाम को 5:30 बजे के बाद कार्य नहीं करेगी। दूसरे, इसमें एक अपवाद है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर 5:30 बजे के बाद महिलाएं कार्य कर सकती हैं जो बालिग हैं, जैसे होटल और हमारे होटल, अस्पताल, ठीक है, अन्य इस प्रकार के स्थानों पर महिलाएं कार्य कर सकती हैं। दूसरा, चौथा था बंधुआ मजदूर एवं निवारण अधिनियम। बंधुआ मजदूर यानी एक तो उनका समय निश्चित करो, पद निश्चित करो, मजदूरी निश्चित करो, इस प्रकार के नियम बनाए गए इसमें। और निवारण अधिनियम, मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने वाले नियम इसमें बनाए गए। बंधुआ मजदूर एवं निवारण अधिनियम 1976। फिफ्थ है प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम 1961। प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम क्या है? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो किसी संस्थान में कार्य कर रही है, ठीक है, तो उस महिला को प्रसूति के समय, भाई 9 माह के बाद बच्चे का जन्म होता है, 9 माह में जब बच्चे का जन्म होता है, जब महिला 6ठे महीने में हो, ठीक है, उस समय उसे छुट्टी दे देनी चाहिए, ठीक है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद उसे कुछ दिन की यानी 30 या 45 दिन की और छुट्टी दे दी जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इसका एक क्वेश्चन अलग है, वो उसे बाद में कराएंगे, एक मोटे तौर पर समझा रहा हूं। प्रसूति प्रसुविधा में गर्भवती महिलाओं को सुविधा दी जानी चाहिए, ठीक है। व्यवसाय संघ अधिनियम 6 नंबर का जो है 1926 में पारित हुआ था। इसमें व्यापार से संबंधित नियम बनाए गए थे और ये 1926 में लागू हुआ था। इत्यादि बहुत सारे अधिनियम हैं और आज भी पारित हो रहे हैं और भविष्य में भी नए नए नियम बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की जो लेंथ है थोड़ी बड़ी हो गई है मेरा, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही था, ये जो क्वेश्चन है आपका जो आने वाला समय है, लेबर लॉ के जो और अन्य क्वेश्चन होंगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि सर ये चीज कैसे हुई, कहां से हुई, क्यों होना चाहिए था। इसलिए मैंने आपके लेबर लॉ का जो बेस है, बेसिक स्टेज जो है, मैंने उसे क्लियर करा दिया है। आप अब अच्छे से अन्य क्वेश्चनों को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो, कोई प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, या आप कमेंट करके लिख के बता देना, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे अच्छे से सुना है, वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।